नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आपको पता है कि कुछ समय पहले पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन के लिए एक बिल लाया गया था जो पास नहीं हुआ था राज्यसभा में, और वह जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा के पास भेज दिया गया, यानी कि जेपीसी के द्वारा वो जेपीसी में भेज दिया गया, जिस पर पब्लिक की राय ली जानी है। इस कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बा पाल जी हैं और उन्होंने पब्लिक से डिमांड की है कि भाई आप इस पर अपने व्यूज़ दीजिए कि इसमें जो जो सुझाव या बदलाव के लिए इसमें बातें रखी गई हैं बिल के अकॉर्डिंग, उस पर आप क्या चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि मीडिया में भी ये मुद्दा काफ़ी उठ रहा है, काफ़ी सोशल मीडिया में भी ये चीज़ें आ रही हैं कि भाई इसमें आप अपना इस मेल पे अपना जवाब दीजिए, या इस पर अपना एक, यानी कई लिंक्स उसमें दिए गए हैं। कई तरीके से आप अपना ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को मेल के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए, कई ज़रिए से आप उसको अपना एक सुझाव दे सकते हैं कि आप वक्फ बोर्ड में क्या सुझाव चाहते हैं। मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी घटना को याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे देश का बंटवारा हो रहा था तो सियालकोट एक जगह है जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही एक जनता से एक जो उनका जनता का सुझाव मांगा जा रहा था, भाई आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि या भारत में जाना चाहते हैं। तो बताते हैं कि सियालकोट की उस टाइम की जो पॉपुलेशन है, करीब 2 लाख की करीब उसकी पॉपुलेशन थी। 2 लाख की पॉपुलेशन में करीब करीब वहाँ 50 जो लाख की जो पॉपुलेशन थी, सॉरी 50,000 की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम की थी, और करीब 1.5 लाख की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदुओं की थी। यानी कि 25% सियालकोट में उस समय मुस्लिम थे और 75% करीब करीब उसमें हिंदू थे। लेकिन जो सुझाव देने थे या अपना जो जनगणना में जो उसमें भाग लेना था, जो चुनाव में भाई आप कहाँ रहना चाहते हैं, उसमें हिंदुओं ने काफ़ी निष्क्रियता दिखाई। हिंदुओं ने उसमें अपना सुझाव नहीं दिया, ना उसमें वोटिंग करी, जिससे क्या हुआ कि 25% होते हुए भी वह राज्य जो है, सियालकोट जो क्षेत्र है, वो पाकिस्तान में चला गया। सियालकोट एक बहुत ही संपन्न एक जगह थी, स्टेट थी, जो बहुत ही एक अच्छे पैसे वालों का और एक अच्छा सिस्टम था वहाँ, यानी कि तो आर्थिक उन्नति वहाँ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वहाँ लोग अपने बिजनेस में, काम धंधे में लगे रहे, निष्क्रियता दिखाई। जिस समय देश को उनके एक मत की आवश्यकता थी, लोगों ने मत नहीं दिया। उनकी निष्क्रियता का ज़्यादा उनको ही भुगतना पड़ा। सियालकोट के जो खासकर अमीर लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, उन्हीं को सबसे ज़्यादा उस समय जो उन्होंने एक चुनाव में एक मत नहीं दिया, उसका ही सब ज़्यादा खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ा। और वो एक जो सियालकोट का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया। आप नक्शे में देख सकते हैं, बिल्कुल इंडिया के टच वो एक सियालकोट जगह है, जहाँ की आपने एक किस्सा भी सुना होगा हीर रांझा का। तो हीर का किस्सा भी वहीं सियालकोट का ही है। तो आप देखेंगे कि अगर आपने एक मत नहीं दिया, अपना एक मतदान नहीं डाला है, तो कई बार आप एक बहुत बड़ी सुविधा से, एक बहुत अच्छी सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो मुझे ये कहानी इसलिए सुनानी पड़ी क्योंकि सियालकोट के समय जिस तरह से लोगों ने निष्क्रियता दिखाई, इस समय मुझे लगता है वक्फ बोर्ड में जो सरकार द्वारा जो बदलाव किए गए हैं, उसमें लोग निष्क्रियता ना दिखाएं और अपना जो सुझाव जरूर दें। सुझाव उसके पक्ष में दें, विपक्ष में दें, वो आप लोगों के अपने विवेक पर डिपेंड है, अपने विवेक पर आपका वो चीज़ है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को सुझाव जरूर देना चाहिए। उसमें 15 दिन का समय है। आप मेल कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, लिंक पर जाकर भी आप उसमें यानी कि उसमें लिंक से कई तरह से आप उसमें दे सकते हैं। लेकिन इसमें दे जरूर, क्योंकि वक्फ बोर्ड के बारे में जो चीज़ आपने मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी सुनी होगी कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस के समय में इतनी असीम शक्तियाँ दे दी गई, जो कि हर कानून से, हर संविधान से ऊपर हो गई, जो कि सरासर गलत है। संविधान में किसी भी चीज़ को, किसी भी इसको इतना पावर नहीं दिया जा सकता कि वो संविधान से, कानून से ऊपर उठ के हो जाए। और आप नोट करेंगे कि जब से इनको असीम शक्ति दी गई है 95 के बाद वक्फ बोर्ड को, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीनों पर कब्जा किया है, बहुत ज़्यादा उनके, यानी कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब ये मुद्दा मार्केट में या समाज में समय कब सबसे ज़्यादा उस समय आया जब तमिलनाडु के गांव को पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बन गया। यहाँ तक कि एक 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में चला गया। ये मुद्दा खुला कैसे? वहाँ एक किसान था, अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसके पास कुछ थोड़ी ज़मीन थी, वो उसको बेचना चाह रहा था। जैसे ही वो ज़मीन बेचने के लिए गए, तहसील में गए, तो तहसीलदार ने बोला कि भाई ये आपकी ज़मीन तो वक्फ बोर्ड में है, पहले वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आइए। उस समय ये मुद्दा काफ़ी मीडिया में सुर्खियां बनी और काफ़ी लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में पता भी चला।
तो आप देखेंगे कि इस तरह से किसी भी बोर्ड को, भारत में कोई भी ऐसा अलग अलग कोई बोर्ड नहीं है जिसको इतनी असीम शक्तियाँ दी गई कि उसकी अपील आप कोर्ट में भी नहीं कर सकते। यानी कि आपको अगर कोई दिक्कत है वक्फ बोर्ड से तो आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाएंगे और वहाँ भी सारे जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के अंदर जो कर्मचारी होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो भी सारे मुस्लिम ही होते हैं। वहाँ एमपी भी मुस्लिम होते हैं, एमएलए भी मुस्लिम होते हैं, और वहाँ जो बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो भी मुस्लिम होते हैं, वकील भी मुस्लिम होते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड में अगर आपकी ज़मीन चली गई तो आपको ज़मीन वहाँ से लेना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी आया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कैंपस के अंदर, कंपाउंड के अंदर 25 साल से एक ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड के कब्जे में है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद उस ज़मीन को लेने के लिए 25 साल से लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी अपनी ज़मीन लेने में 25 साल अभी लग चुके हैं, और आगे पता नहीं कितना समय लगेगा। तो इसकी जो एक असीम शक्तियों के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो अगर आप लोग इसमें चाहते हैं कि कुछ सुझाव हो तो आप अपना सुझाव जरूर दें, इसमें कुछ बदलाव हो तो आप अपना सुझाव जरूर दें। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के समय में जो इतना बड़ा एक घृणित कार्य किया गया था, किसी भी बोर्ड को इतनी असीम शक्तियाँ नहीं दी जानी चाहिए थी। अब फर्ज कीजिए अगर ऐसा ही बोर्ड कोई हिंदू बोर्ड बना करके बीजेपी सरकार उसको इतनी असीम शक्तियाँ दे दें कि हिंदू बोर्ड भी जहाँ जाके कह सकता है अभी ये ज़मीन हमारी है, तो उसका एक समाज में, देश में क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है। वक्फ बोर्ड की जो असीम शक्तियाँ हैं उनको सीमित करना चाहिए, उनको दायरे में लाना चाहिए, उसमें सर्वे रिपोर्ट एक होनी चाहिए पहले। तो इस तरह से लगता है कि काफ़ी लोगों को इसमें एक आराम और सुविधा मिलेगी। जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको भी शायद कुछ हद तक इसमें आराम मिलेगा, क्योंकि कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की जो गलत पॉलिसियों की वजह से ऐसी जो कई सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जिससे कि काफ़ी लोगों को बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। अभी हिमाचल में भी पंगा चल रहा है एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का ही, उसमें एक जो इलीगल मस्जिद का एक मामला वहाँ चल रहा है। तो उसमें वक्फ बोर्ड ने कहा भाई ज़मीन तो हमारी है, लेकिन हमें नहीं पता मस्जिद कैसे बन गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड का जो एक काम करने का तरीका है बहुत ही एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि उस पर कोई अंकुश ही नहीं है। हालांकि इसमें घोटाले बहुत ज़्यादा होते हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के घोटाले भी हमेशा होते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अमानतुल्लाह भी वक्फ बोर्ड में घोटाले के कारण ही जेल के अंदर बंद हैं। तो इस तरह से लगता है कि वक्फ बोर्ड में जो असीम शक्तियाँ दी गई हैं उनको थोड़ा सीमित करना बहुत ज़रूरी है, कि कानून के दायरे में लाना उनको बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ऐसे ही बहुत लोग इसमें पिसते रहेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हिंदू लोग ही परेशान हो रहे हैं, इसमें मुस्लिम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुस्लिम लोगों में भी जो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके जो परिवार वाले हैं वक्फ बोर्ड को दान कर देते हैं, जिससे बच्चे बिल्कुल रोड पे आ जाते हैं। ऐसे कई मामले देखे गए हैं कि जिनमें कई घरों में जैसे कोई औरतें रह जाती हैं तो उनकी ज़मीन वक्फ बोर्ड में चली जाती है, और बेचारे वो औरत या उनके बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। तो इस तरह से लगता है कि वक्फ बोर्ड जो एक बनाया गया है सिस्टम, जो इसको जो इतनी असीम शक्तियाँ दी गई हैं, ये बिल्कुल समाज के लिए ठीक नहीं है। ये हमारे संविधान के भी कई धाराओं का उल्लंघन करता है। तो इस प्रकार जो बीजेपी सरकार ने जो वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल संशोधन मेरे हिसाब से काफ़ी तक सही है। आप लोगों को भी पार्लियामेंट की जो एक वेबसाइट है उस पर वो सारे संशोधन या जो भी उसमें सुझाव दिए गए हैं, उसमें जो बदलाव दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अपना सुझाव जरूर दें, क्योंकि अगर इस समय अगर कुछ लोग इसका सुझाव नहीं देंगे तो हो सकता है कि सरकार को सही निर्णय लेने में दिक्कत हो। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें अपना सुझाव रखेंगे, पक्ष में विपक्ष में, उसकी कोई अलग बात है। क्योंकि आप जैसा आप समझेंगे, जैसा आप पढ़ेंगे, जैसा आप उसको समझेंगे, उसके हिसाब से आप अपना विचार उसमें रख सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि विचार ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जाने चाहिए, सुझाव ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जाने चाहिए, जिससे जो हमारी जेपीसी बनी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन जो बनाया, कमेटी बनी है, उसको एक निर्णय लेने में आसानी हो, उसको आगे की भविष्य की जो एक रूपरेखा है वक्फ बोर्ड की, उसको बनाने में आसानी हो। और जो काफ़ी लोग जो मुकदमे या काफ़ी परेशानियाँ झेल रहे हैं वक्फ बोर्ड के कारण, उनको भी उसमें शायद कुछ आराम मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना सुझाव जरूर देना चाहिए। और इसमें आज के अंक में इतना ही। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।